हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द निशान क्लासेस कोटा राजस्थान। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई सेट 3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो अभी 20 फरवरी 2025 को हुआ है। इसके अंदर हम लोग ओनली एंड ओनली बायोलॉजी पोर्शन को जो है वो देखने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है एमसीक्यूज के अंदर वो आएगा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर बायोलॉजी का। एक मिनट रुकिए, प्योर हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्बन डाइऑक्साइड में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 जो है तो क्वेश्चन नंबर 8 आएगा हमारा इसके अंदर। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन ही सॉल्व कराने वाला हूं मैं ओनली। बाकी का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सॉल्यूशन भी आपको बाद में देखने को मिल जाएंगे, वो साथ में ही चल रहे हैं। हम लोग आज के जो लेक्चर है उसके अंदर ओनली बायोलॉजी का जो है वो सॉल्यूशन करने वाले। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। इन एरोबिक रेस्पिरेशन the steps are breakdown of glucose to pyruvic and its further conversion to carbon dioxide, both processes respectively occur। पहला है कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, इन एरोबिक रेस्पिरेशन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पहला कन्वर्जन किसका है? फर्स्ट वन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पायरुविक एसिड। हमें पता है ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो ब्रेकडाउन होता है, और पायरुविक एसिड फर्दर कन्वर्जन होकर CO2 फॉर्म करती है और H2O का रिलीज करती है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा आंसर आता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द प्लांट हार्मोन्स promoting rapid cell division in seeds and wilting of leaves respectively are। तो हमें पता है यहाँ पर साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और विल्टिंग ऑफ लीव्स यानी कि जो एक एब्सिसिक एसिड होता है वो यहाँ पर करता है। तो आंसर आता है हमारा इसके अंदर, आंसर है बी, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखिए, द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा एंड प्लेनेरिया रेस्पेक्टिवली। स्पायरोगायरा एक एल्गी है, प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन और प्लेनेरिया में रीजनरेशन के थ्रू होता था। आंसर आता है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर यहाँ पर डायग्राम को देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरल एक्शन कंट्रोल्ड बाय द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लेबल्ड एक्स इन द फिगर अबाउट। एक्स के थ्रू कौन सा जो है वो फंक्शनिंग नहीं होती है? याद रखना, एक्स यहाँ पर पॉन्स को डिनोट करता है, और पॉन्स जो है वो सलाइवेशन के लिए, ब्लड प्रेशर और वॉमिटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ना कि हंगर के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आता है वो आंसर आएगा बी, ये हंगर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। साफ लिखा हुआ है नॉट न्यूरल कंट्रोल, है ना, नॉट। तो ये हंगर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। लिस्टेड बिलो आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीस स्टेप्स। अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसके स्टेप्स को हमें एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो अरेंज होगा वो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये ऑप्शन दे दिए 3 4 4 ऑप्शन है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और उसके बाद हमें ये फोर्थ फिफ्थ ऑप्शन है टोटल। तो आंसर इनमें से सेलेक्ट करना है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है। तो पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है आंसर आने वाला है बी। बी आंसर होने की वजह से यहाँ पर ये आंसर आएगा बी। थर्ड स्टेप पहले आएगा। थर्ड स्टेप का मीनिंग क्या था? यहाँ पर थर्ड स्टेप था ये, फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक टेम्परेरी एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अमीबा के सेल सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी हैंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो सबसे पहले काम होता है स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होना। उसके बाद फूड वैक्यूल की फॉर्म में उस फूड को अंदर ले लिया जाएगा। तो सेकंड स्टेप आता है सेकंड फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन। देन आता है हमारा फोर्थ, ये वाला कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे सिंपलर। तो प्रोसेस हमें पता है, इंजेशन फिर डाइजेशन। पहले तो होता है इंजेशन, डाइजेशन, फिर कंप्लीट जो है एसिमिलेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है 5 स्टेप्स जो है वो जानते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन।
ये 5 स्टेप में अमीबा जो है वो परफॉर्म करता है अपने डाइजेशन को। तो पहला तो इंजेक्शन होगा, तो जिसके लिए पहले सूडोपोडिया फॉर्म हुआ है, फिर इंजेक्शन हो जाएगा तो फूड वैक्यूल की फॉर्म में लिया है उसको, तो ये इंजेस्ट हो चुका है फूड वैक्यूल की फॉर्म में। इंजेक्शन के बाद डाइजेशन होगा, तो फोर्थ में डाइजेशन लिखा हुआ देखो, केमिकल सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे सिंपलर फॉर्म में, तो ये हो गया डाइजेशन। अब एब्जॉर्प्शन होगा, तो एब्जॉर्प्शन में हमें देखने को मिलेगा फोर्थ एब्जॉर्प्शन होगा, ये फोर्थ वन में एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वन जो है वो एब्जॉर्प्शन होगा, देखो डिफ्यूजन ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट्स इनटू द साइटोप्लाज्म। तो फूड वैक्यूल से डाइजेस्टेड फूड ऑफ साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो चुका है, तो वो एब्जॉर्ब हो गया। और लास्ट वन इंजेक्शन हो जाएगा, जिसको फिफ्थ वन बोला अनडाइजेस्टेड मटेरियल थ्रू आउट टू द सेल सरफेस। तो हमारा जो आंसर आता है वो आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आता है बी। इस सबसे पहले सूडोपोडिया फॉर्म होंगे, देन फूड वैक्यूल बनेगी, फिर डाइजेशन होगा ब्रेक डाउन, फिर एब्जॉर्प्शन होगा साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, लास्ट में इजेशन हो जाएगा। तो हमारा आंसर आता है बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आएगा बायोलॉजी का, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर अफेक्टिंग द एनवायरमेंट आर। एनवायरमेंट को अफेक्ट करने वाली एक्टिविटीज क्या है? तो सीधा सीधा आंसर है एक्सेसिव यूज ऑफ डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स। बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोग इनको यूज कर लेते हैं, चाहे तो आप ऑप्शन पढ़ के देख लीजिए। मिनिमाइजिंग यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे कोई लेना देना नहीं है। एक्सेसिव ये ऑब्वियस है, प्लांट से ऑब्टेन होता है, पेपर से ही बनते हैं, तो ये एक्सेसिव यूज होगा तो ज्यादा प्लांट कटेंगे और एनवायरमेंट अफेक्ट होगा। और एक और ऑप्शन है मैक्सिमम द यूज ऑफ रीयूजेबल यूटेंसिल्स। रीयूजेबल का मतलब होता है यहाँ पर वापस रीयूज करना, तो ये तो है ही नहीं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। सेग्रीगेशन द वेस्ट, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, तो हमारा ले देखिए ये जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन है हमारा बी, एक्सेसिव यूज ऑफ डिस्पोजेबल, जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। The example of natural and man-made ecosystem are respectively। तो यहाँ पर नेचुरल मैन मेड कौन सा है? हमें पता है फॉरेस्ट नेचुरल है, पर पॉन्ड भी नेचुरल है, क्रॉप फील्ड जो है वो आर्टिफिशियल है, पर लेक नेचुरल है। लेक जो है हमें क्या करना है, पहले नेचुरल को डिनोट करना है, देन मैन मेड। तो लेक नेचुरल है, गार्डन जो है वो मैन मेड है, तो आंसर आता है हमारा सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा बायो का, वो आता है असर्शन रीजन में 17 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन जो दिया हुआ है वो है ऑल ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग ए रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। सन से एनर्जी ऑब्टेन करेंगे और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक एनिमल्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो फॉर्म करते हैं। यहाँ ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट से है। क्लियर, ये असर्शन हो गया। रीजन क्या दिया है इसका? रीजन दिया है, असर्शन तो ये हो गया, रीजन है इसका द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय द फोटोसिंथेसिस आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पर प्लांट के रेफरेंस में दिया है, तो यहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस के लिए फूड का प्रोडक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो हमें पता है वो ऑर्गेनिज्म प्लांट है, ये भी प्लांट के रेफरेंस में ही इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही फॉर्म कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट राइट और ये एक्सप्लेन भी करता है, तो हमारा आंसर आता है यहाँ पर ए। रीजन असर्शन राइट है और रीजन एक्सप्लेनेशन करता है करेक्ट असर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में डिनोट कर रहा है असर्शन द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू नोन एज प्लेसेंटा। हमें पता है प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी को नरिशमेंट मिलता है। रीजन दिया प्लेसेंटा इज अ डिस्क व्हिच इज एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल। सही है, राइट थिंक है। यहाँ पर प्लेसेंटा राइट थिंक है, दोनों है और वो एक्सप्लेन भी करता है, तो यहाँ पर आंसर आता है ए, यानी कि बहुत ट्रू है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है पर्टिकुलर वे में। क्वेश्चन नंबर फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, हाउ इज लिम्फ फॉर्म्ड स्टेट इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन। लिम्फ किस तरह से फॉर्म होता है, इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? पहला तो हमें पता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो कि सेल के आउटर साइड प्रेजेंट होता है नोन एज लिम्फ, और लिम्फ जो है वो वहां पर फॉर्म होगा
कोई ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर सेल, और सेल जो है आउटर साइड अपने सिक्रेशन को रिलीज कर देता है, इसी को लिम्फ बोलते हैं हम लोग। तो सेल के आउटर साइड प्रेजेंट होने की वजह से इसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर? लिम्फ जो है इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, यहां से लिम्फ के थ्रू वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने में ये हेल्प करता है, प्लस सम काइंड ऑफ एलिमेंट्री जो या बोल सकते हैं जो बेनिफिशियल एलिमेंट है, जो बाई चांस आ गए थे उनको भी वापस कहां पहुंचा देना है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। ये मेन फंक्शन होता है इसका। नेक्स्ट बी करके है, आइडेंटिफाई द एक्स इन द फिगर ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन शोन बिलो, व्हाट रोल डज इट प्ले इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। एक डायग्राम दिया होगा नेफ्रॉन का, जिसके अंदर हमें एक्स को मेंशन करना है और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग बतानी है। तो यहाँ पर एक्स जो है वो डिनोट करता है एक पर्टिकुलर वे में, किसको, एक्स जो है वो बोमन्स कैप्सूल को डिनोट करता है, और बोमन कैप्सूल जो है वो किस तरह से हेल्प करता है यूरिन फॉर्मेशन में। ये जो है वो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस से यहाँ पर फिल्ट्रेट यहाँ आता है, और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्सटेंसेस बोमन कैप्सूल में जब फिल्ट्रेशन होकर आते हैं तो इसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो पीसीटी और डीसीटी और लूप ऑफ हेनले से पास आउट होता है, जहां पर सम काइंड ऑफ बेनिफिशियल एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय टिश्यूज, और रिमेनिंग जो होते हैं वो इसी के अंदर रह जाते हैं, जो कि कलेक्टिंग डक्ट में जाकर एक यूरिन की फॉर्म में यहाँ पर रह जाता है। तो ये इस तरह से यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बी, व्हाई सम सब्सटेंसेस आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट ऑफ यूरिन एज इट फ्लोज अलोंग द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। वो कौन से बेनिफिशियल एलिमेंट है सम काइंड ऑफ, जिनको वापस सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है इस पर्टिकुलर ट्यूबुलर से। तो पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले से सम काइंड ऑफ बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं, जिनको यूरिन में एक्सक्रीट आउट करने की जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे टिश्यूज वापस रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, ताकि हमारी बॉडी में उनका प्रॉपर वे में जो है वो फंक्शनिंग में वापस आ जाए। तो वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, वो होते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि होम आयंस जो होते हैं वो, इनको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह को इनको वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले के थ्रू। इनको वापस रीअब्सॉर्ब करके हम लोग ब्लड सर्कुलेशन में वापस पोर कर देते हैं, जहां से ये वापस हमारी बॉडी में यूज हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में डायग्राम है एक फूड वेब का है। आइडेंटिफाई द फूड चेन्स इन विच द ईगल रिसीव्स द हाईएस्ट एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। अब हाई एनर्जी हमें किससे मिलेगी, ऑब्वियस है स्नेक से तो बहुत कम, रेट से भी बहुत कम, माउस से। मैंग्रूव जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्नेक और माउस से थोड़ा सा बड़ा है, तो ऑब्वियस है यहां से एनर्जी इसको ज्यादा ऑब्टेन होने वाली है। रीजन है, पहली बात बता देता हूं मैं, ग्रास है, ग्रास ऊपर खा रहे हैं, तो यहाँ से 10% गई तो कम हो गई, यहाँ से फ्रॉग में गई 10% भी कम हो गई, फिर स्नेक में जाते जाते तो काफी माइन्यूट एनर्जी रह जाएगी, ईगल खाएगा तो बहुत कम मिलने वाला है। मैक्सिमम एनर्जी देखो किससे मिलेगी, ग्रास को माउस खाएगा, माउस काफी छोटा इन साइज है तो उससे एनर्जी बहुत कम मिलने वाली। तो देखिए मैंग्रूव्स है, मैंग्रूव्स का साइज भी बड़ा है तो इससे एनर्जी मैक्सिमम जो है वो ऑब्टेन होगी ईगल को। इसलिए ये वाली फूड चेन यानी कि ग्रास, मैंग्रूव्स और ईगल, इस वाली फूड चेन से जो है इसको मैक्सिमम एनर्जी ऑब्टेन होने वाली है। तो ईगल जो है वो मैंग्रूव के थ्रू मैक्सिमम एनर्जी ऑब्टेन करेगा। क्वेश्चन नंबर बी है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म इन विच अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड विल बी फाउंड इन मैक्सिमम concentration, name the term used for this phenomenon। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड जो मिलेगा वो ईगल में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ईगल जो है वही टॉप मोस्ट पार्ट पे बैठा हुआ है, जो इन सब एनिमल्स, स्नेक, माउस और मैंग्रोव से यहाँ पर नरिशमेंट लेगा, और ये सारे डायरेक्टली डिपेंडेंट है ग्रास यानी कि प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर से यहाँ पर आएगा माउस, मैंग्रोव, ग्रास ऊपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक में,
ये पेस्टिसाइड्स होते हैं जिनको हम लोग पेस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट पर छिड़कते हैं दवाई की फॉर्म में। जब इन प्लांट को वो खाते थे, पेस्टिसाइड जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से फूड चेन में वन लेवल से अदर लेवल में इन एनिमल्स में चले जाता है। लास्ट में टॉप मोस्ट पार्ट पर ईगल बैठा हुआ है, तो ये सबको खा रहा है, तो ऑब्वियस है ईगल के अंदर ये पहुंच जाएगा और ईगल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। पेस्टिसाइड का एक पर्टिकुलर लेवल के ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेशन को ही हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो ये फिनोमेनन जो मैग्निफिकेशन है, ये मैग्निफिकेशन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन होगा। तो याद रखिएगा सेकंड वाले क्वेश्चन में आंसर आएगा ईगल। कौन सा एनिमल है? ईगल जो है वो आएगा, और इसी के अंदर जो है वो ये कॉन्सेंट्रेशन में एक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम। इसको बायोमैग्निफिकेशन टर्म जो है हम लोग बोलेंगे। क्लियर? इस टर्म को बोलते हैं हम लोग बायोमैग्निफिकेशन। तो याद रखना यहाँ पर ईगल जो है वो है मेन ऑर्गेनिज्म, और टर्म जो फिनोमेनन आएगा वो बायोमैग्निफिकेशन आएगा। बायोमैग्निफिकेशन क्या बताया मैंने? पेस्टिसाइड जो हम लोग प्लांट को पेस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए छिड़कते हैं, वो पेस्ट जो है जब भी प्रोड्यूसर उनको खाएंगे तो पेस्ट वहां चला जाता है। रीजन वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो वो एक्यूमुलेशन होता है, लास्ट में एक ईगल के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाएगा। एक्यूमुलेशन को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं हम लोग। क्लियर? ये है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें ए और बी ऑप्शन हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 30। ये बायो वाले पोर्शन ही ले रहे हैं हम लोग ओनली। Differentiate between the self pollination and cross pollination. Which one of the two is better? The survival of species. Give reason to justify your answer. हमें दोनों सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंशिएट करना है। इनमें से कौन सा वाला, दोनों में से कौन सा बेटर है स्पीसीज के सर्वाइवेबिलिटी के लिए, और इसको हमें आंसर में रीजन बताना है। सेल्फ पॉलिनेशन का मीनिंग होता है, एक नॉर्मल पॉलिनेशन की डेफिनेशन होगी, वो होगी यहां पर एक फ्लावर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर मेल और फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर और स्टिग्मा। तो यहां से पोलन ग्रेन जो है वो जाएगा, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर हम लोग टू डिफरेंट प्लांट और टू डिफरेंट फ्लावर के बिटवीन अगर ये ट्रांसफर करते हैं तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। एक फ्लावर जो होगा वो मेल और एक जो है वो फीमेल सपोज कर रहे हैं हम लोग। क्लियर? बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ये तो हो गया सेल्फ। क्रॉस होगा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज नॉन एज क्रॉस पॉलिनेशन। सेम स्पीसीज मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ दो डिफरेंट स्पीसीज के बिटवीन कभी भी ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत सख्त रूल्स और रेगुलेशन नेचर का। अब इनमें से बेटर कौन होता है? सेल्फ पॉलिनेशन में तो जो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, क्योंकि प्लांट एक ही फ्लावर है, तो यहाँ पर प्लांट के अंदर कोई वेरिएशन कोज या न्यू स्पीसीज के अंदर कोई भी प्रोजेनी के अंदर न्यू वेरिएशन कोज नहीं होगा, और वेरिएशन जो है एग्जिस्टेंसी के लिए बहुत मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो स्पीसीज के सर्वाइवेबिलिटी के लिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्रॉस पॉलिनेशन ही बेटर है। रीजन, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे और एक वेरिएशन कोज होगा जो कि अडेप्टेशन में हेल्प करता है, और ये सर्वाइवेबिलिटी के लिए एक बोल सकते हैं मैक्सिमम बेटर कंडीशन होगी क्रॉस पॉलिनेशन। ये था इसका क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट जो है आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। List 3 raw materials required by the terrestrial plant for the photosynthesis. Explain how nature provides these raw materials to the plants. 3 raw material बताने हैं मुझे फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये कहां से ऑब्टेन होते हैं। तो हमें पता है एक तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट अवेलेबल होनी चाहिए, यानी लाइट, और हमें पता है लाइट का सोर्स होगा सन। फिर सेकेंड वन आता है जो है CO2। CO2 हमें कहां से ऑब्टेन होगी? एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट से भी कैसे ऑब्टेन होती है?
एनवायरमेंट से भी कैसे ऑब्टेन होती है, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो हम लोग O2 इनहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल आउट करते हैं। तो एनवायरमेंट में CO2 प्रेजेंट है हमारे रेस्पिरेशन का एज अ बाय प्रोडक्ट, वो CO2 एक्सहेल इनहेल करेंगे प्लांट्स और बदले में हमें O2 प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से एनवायरमेंट से CO2 ऑब्टेन हो जाएगा। लास्ट है H2O, ये मेन है जिसके बिना नहीं होगा, और ऑब्वियस है यह ऑब्टेन होता है हमें सॉइल यानी एनवायरमेंट से। एक और एलिमेंट है जो कि क्लोरोफिल है, इसके बिना तो कुछ होने जाना ही नहीं है। तो क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि एब्जॉर्ब होगा किसके लिए, जो कि एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को और वही स्प्लिट करता है। तो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है जो कि लीफ के अंदर है, ये लीफ से ऑब्टेन होता है। क्लियर, लीफ के अंदर प्रेजेंट है तो ये लीफ के अंदर से हमें ऑब्टेन होता है, यही एब्जॉर्ब करेगा लाइट को और फोटोसिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करेगा फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो कि लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35। क्वेश्चन नंबर 35, एनालाइज द गिवन सिचुएशन एंड इंटरप्ट द पॉसिबल रीजन फॉर ईच। इंटरप्रेट करना है पॉसिबल रीजन फॉर ईच। देखते हैं क्या क्या सिचुएशन। पहला, आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डिजीज ऑफ द स्वोलन नेक इन अ पर्सन। आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन की जो है फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हमारी थायराइड ग्लैंड जो नेक रीजन में वो थायरोक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लेक ऑफ प्रोडक्शन में स्वेलअप हो जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन में स्वेलअप होने की वजह से हमारा नेक रीजन स्वेलअप हो जाता है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इस डिजीज को हम लोग गोइटर डिजीज बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर आता है डिजीज गोइटर है, जो आयोडीन के लेक या डेफिशिएंसी होता है। Some people in population में have a very short height. शॉर्ट हाइट जो है ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से होती है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वहां से रिलीज होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं, ग्रोथ हार्मोन के लेक हो या डेफिशिएंसी से हमें हाइट कम रह जाती है और हमें ड्वार्फनेस एक डिजीज कॉज हो जाती है। थर्ड, थिक फेशियल हेयर डेवलपिंग बॉयज एट द एज ऑफ 10 to 12 इयर्स। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वो होती है जहां पर सेक्स हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सेक्स हार्मोन में फीमेल के रेफरेंस में मेल के रेफरेंस में टेस्टोस्टेरोन होता है, यह सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप करता है जिसकी वजह से हमारे फेशियल हेयर डेवलप हो जाते हैं और थिक होते हैं। क्लियर। थर्ड हो गया, इसका सेक्शन बी आता है, explain two reasons which necessitate the need of chemical communication in multicellular organism। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से केमिकल जो है वो कोऑर्डिनेशन होता है, सिग्नल्स देते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। तो दो रीजन बताने हैं which necessitate to need the chemical communication in multicellular organism। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में केमिकल कम्युनिकेशन के दो रीजन बताने हैं कि दो कौन कौन से रीजन है जो नेसेसरी है केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए। पहला, बिकॉज ऑफ अलाउ द स्प्रेड ऑफ सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी रीचिंग द ई सेल, ये कम्युनिकेशन नीड होती है। पहला रीजन मैं बता देता हूं, पूरी बॉडी के अंदर हमें अगर कोई भी मैसेज सेंड करना है सिग्नल्स की फॉर्म में तो वो केमिकल फॉर्म या सिग्नल की फॉर्म में ही जाएगा। ये केमिकल कम्युनिकेशन के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट होगा और पूरी बॉडी में आपस में जो ऑर्गन्स के अंदर कम्युनिकेशन होगा, ऑर्गन्स कम्युनिकेशन जो होगा वो केमिकल कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा। तो हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए हमें मैसेज जो है सिग्नल्स और केमिकल फॉर्म में रीच आउट करवाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे ईच सेल के अंदर जो सिग्नल्स जाएंगे और वो रिएक्ट करेंगे वो एक्चुअली में केमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में करेंगे, वही अलाउ करती है हमें एक पर्टिकुलर रिएक्शन देने में। तो ये टू रीजंस है जो जरूरी है। पहला, पूरी बॉडी में सेल तक किसी भी सिग्नल को रीच आउट करवाना। दूसरा, उसके रेफरेंस में कोई भी रिएक्शन देना, वो इसलिए नेसेसरी होता है। इसका सेकंड क्वेश्चन बी क्वेश्चन होता है जो कि और में है। इसका बी क्वेश्चन देखो और के अंदर,
डिफरेंशिएट बिटवीन द वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी एक्शन। पहला क्वेश्चन है, वॉल्यूंटरी वो एक्शन होते हैं जिनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय ब्रेन, इनवॉल्यूंटरी होते हैं जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, नॉट कंट्रोल। तो वॉल्यूंटरी हो गए, ये वाले वॉल्यूंटरी हो गए, और ये वाले नॉन वॉल्यूंटरी हो गए जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे नॉन वॉल्यूंटरी में तो ब्लड प्रेशर हो गया, ब्रीदिंग हो गई, हार्ट बीट हो गया, सब कुछ आएगा। हैंड मूवमेंट वगैरह, नेक मूवमेंट, ये सब किसकी वजह से होता है? ये वॉल्यूंटरी एक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है इसका, डिफाइन द रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ द फ्लो डायग्राम, शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पाथ ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन। एक रिफ्लेक्स मैं बता देता हूँ किस तरह से होगा। सपोज करो कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं हम लोग, ये सपोज करो मैंने यहाँ पर बना दिया है, ये मैंने एक हॉट ऑब्जेक्ट यानी कि बोल सकते हैं फ्लेम है, जल रही है, ये हमारा हैंड रीजन था। जब ये टच करेगा तो यहां से जो है वो सेंसरी न्यूरॉन इसको रिसीव करेगा, ये सेंसरी है, ये सेंसरी न्यूरॉन जो है वो रिसीव करेगा, इसको लेकर जाएगा कहाँ? हमारे सीएनएस में। ये सीएनएस है जहां पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगा। ये एक स्पाइनल कॉर्ड, यहां पर क्या हो रहा है कि सीएनएस है जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन और ये दोनों इंक्लूड होते हैं। ये मैसेज यहाँ गया, इसने एनालिसिस किया, वॉल्यूंटरी एक्शन है मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से ये रिले न्यूरॉन को कमांड देगा ब्रेन, और यहाँ से मैसेज कन्वे कर देगा किसको? मोटर न्यूरॉन को। तो ये मोटर न्यूरॉन है, ये वाला हो गया मोटर न्यूरॉन, ये वाला हो गया सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, और ये वाला हो गया रिले न्यूरॉन। तीन टाइप के न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन इस इंपल्स को, स्टिमुलस जो कि हीट है, इसको लेकर जाएगा ब्रेन में, ब्रेन या इसको एनालिसिस करेगा और एक कमांड देगा रिले न्यूरॉन के थ्रू मोटर न्यूरॉन को। यानी कि रिले न्यूरॉन का मेन फंक्शन सेंसरी से मोटर न्यूरॉन को मैसेज कन्वे करना, जो कि ब्रेन के थ्रू आएगा। मोटर न्यूरॉन जो है रिलेटेड ऑर्गन की मसल्स को ये कमांड देगा कॉन्ट्रैक्शन का, जो कि ब्रेन ने इसको बोला है, और ये इफेक्टर को मैसेज कन्वे करेगा। तो मोटर न्यूरॉन का काम है इफेक्टर यानी कि मसल्स को, और करके मसल लिख रहा हूं मैं, मसल्स को ये मैसेज कन्वे करना, और कॉन्ट्रैक्शन होगा और यहाँ से हमारा हाथ हट जाएगा। ये होता है एक रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? ये रिफ्लेक्स एक्शन था, इस तरह से ये यहाँ पर कन्वे किया जाता है और इसका एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 35 के बाद, 35 के बाद लास्ट है ऑप्शन, चलो सी सेक्शन का ही, ई सेक्शन में आएंगे हम लोग। सेक्शन ई में आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, ये सेक्शन ई के अंदर क्वेश्चन आएंगे जो केस बेस्ड होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट में जा 39, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये 39 क्वेश्चन है हमारा। In human being there are the 23 pair of chromosomes. Out of these 23 pairs of chromosomes, that is 46 chromosomes, 22 pairs of chromosomes जो होते हैं उनको ऑटोसोम बोलते हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों में सिमिलर होते हैं, XX। लास्ट पेयर जो होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम मेल के अंदर तो Y होता है और फीमेल के अंदर X होता है। तो ये लास्ट पेयर है एक, इसके अंदर ये फीमेल का X क्रोमोसोम है और ये मेल का Y क्रोमोसोम है। तो दो क्रोमोसोम डिफर होते हैं, इनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, और बाकी के जो है वे XX होते हैं। 23 पेयर यानी कि 22 पेयर यानी 44 क्रोमोसोम, ये सिमिलर होता है मेल फीमेल में, इनको हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं, ये ऑटोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेक्स क्रोमोसोम आर द टू टाइप्स, X और Y होता है क्रोमोसोम। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड प्रोजेनी इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ही वहां पर डिसाइड हो जाएगा। फीमेल से तो ऑलवेज एक्स क्रोमोसोम में आएगा, मेल से अगर एक्स आता है तो फीमेल में से, जैसे मदर है, मैं सपोज कर देता हूँ, सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं अभी हम लोग, ये मदर है
और ये फादर है, ये एक्स है इसका, ये एक्स और वाई क्रोमोसोम है। अगर मदर से एक्स एक्स ही आएगा इसमें तो यहाँ से एक्स पॉसिबिलिटी है, यहाँ से अगर एक्स आता है तो एक्स एक्स मिलकर तो लड़की बन जाती है, लेकिन अगर यहाँ से वाई आता है तो लड़का बनता है बॉय। तो बॉय और गर्ल इसका बनना कौन डिसाइड करता है? फादर के क्रोमोसोम। तो एक्चुअल में वाई ही है क्रोमोसोम एक्स और वाई जो कि मेल के अंदर होते हैं, ये डिसाइड करता है सेक्स को और प्रोजेनी। In other words, the time of zygote formation, the sex chromosome inherited from the parent to the child decide whether newborn baby or girl, ये होगा, इस तरह से डिसाइड किया जाता है। ऑप्शन ए देखो, क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स क्या होते हैं इसका डेफिनेशन देना है। तो क्रोमोसोम जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है which carry the DNA which responsible to the passing genetic information from cell to cell। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक थ्रेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है जो कि फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन और सेल टू सेल जो है इनहेरिटेड होता है, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल कॉल्ड द मिसमैच्ड पेयर? लास्ट पेयर जो होता है वो एक एक्स और एक वाई होता है, एक्स और वाई होने की वजह से मिसमैच बोलते हैं। रीजन, एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो थोड़ा सा लार्जर होता है कंपैरेटिवली, इसके अंदर जीन जो है वो जीन का अमाउंट भी मैक्सिमम होता है जीन, और जो वाई क्रोमोसोम है वो स्मॉलर होता है कंपैरेटिवली, और इसलिए इनका साइज भी जो है डिफर होता है, इसीलिए हम लोग इसको दोनों को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम को कि ये मिसमैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, शो विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट दैट द स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ बॉय और गर्ल। अभी जो मैंने बताया था बॉय और गर्ल के 50-50% चांसेस होते हैं, तो सेक्स डिटर्मिनेशन करते कैसे हम लोग वो डिसाइड करते हैं। तो इधर देखो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा, ये तो है मदर और ये फादर। मदर में XX क्रोमोसोम होते हैं और फादर में एक X और एक Y होता है। ये पेरेंट हो गए, गैमेट बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक X ले लेंगे, सॉरी यहाँ पर X को सेपरेट कर लिया है और इधर Y और X को सेपरेट कर लेंगे, दो गैमेट फॉर्म हो गए। अब लोग चेकर बोर्ड कर लें या डायरेक्ट कर लें, चेकर बोर्ड बना लेता हूँ। X और X तो फीमेल का, X और Y मेल का, तो यहाँ पर क्रॉस कराएंगे तो XX, XY, XX, XY। तो जो XX है वो गर्ल है और ये जो है वो बॉय है। तो देखो दो ही गर्ल दो ही बॉय, यानी कि टोटल मिला के बोलेंगे 100 में से 50% ये 50% ये, तो इस तरह से 50-50% चांसेस होते हैं गर्ल्स और बॉयज होने के। डिपेंड करेगा कि फादर से कौन सा क्रोमोसोम जाइगोट के अंदर आने वाला है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका और क्वेश्चन है सेक्शन बी में, सॉरी सी का ही और क्वेश्चन दिया हुआ है। Mention 2 example of animals where sex is not determined genetically like human being. Describe in brief the method of sex determination of these animals. बहुत से ऐसे एनिमल्स है जिनके अंदर सेक्स जो है वो डिटरमाइंड नहीं होता जेनेटिकली। उसका बेस्ट एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। यहाँ पर क्रोकोडाइल और टर्टल जो होते हैं ये रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स के अंदर जो है ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है, ह्यूमन बीइंग की तरह जेनेटिकली डिजाइन नहीं होता। इनमें क्या होता है, जो एग होता है यानी कि जाइगोट, वो जाइगोट को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं और वहां पर टेम्परेचर जो है वो डिसाइड करता है कि मेल होगा कि फीमेल। ये टेम्परेचर ही डिसाइड करता है। कैसे? टेम्परेचर जो होता है अगर थोड़ा सा मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ कंपैरेटिवली इस जाइगोट का, तो ये फीमेल को डिनोट करता है, दोनों में फीमेल बन जाएगा ऑफस्प्रिंग। अगर टेम्परेचर काफी लो है तो ये मेल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर टेम्परेचर जो है यानी कि एक एनवायरमेंटल कंडीशन वो डिसाइड करता है सेक्स को। तो क्रोकोडाइल और टर्टल दो बेस्ट एग्जांपल है जो ह्यूमन बीइंग की तरह जेनेटिकली डिसाइड न कर, यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू ही यहाँ पर सेक्स डिसाइड हो जाता है, जैसे लाइक टेम्परेचर के रेफरेंस में। तो ये था हमारा सेट 3 10th CBSE का
जो कि 20 फेब 2025 को अभी हुआ था। तो सेट फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है बायो पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। इसका सॉल्यूशन अब आपके लिए अवेलेबल है निशांस के पास। तो आप लोग इस वीडियो को एज अ सॉल्यूशन की फॉर्म में देखिए और एनालिसिस करिए अपने पेपर्स को। इसमें हम लोगों ने आपकी हेल्प कर दी है। क्लियर? तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और निशान के साथ पढ़ते रहिए।